हमारे इस YouTube वीडियो चैनल पर एक वीडियो पोस्ट हुआ था कि क्या सर सरकारी जॉब में रहते हुए LLB की पढ़ाई की जा सकती है, जिसकी हमने जानकारी दी थी और हमने बताया था कि कोई भी ऐसा सरकारी कर्मचारी जो LLB की पढ़ाई करना चाहता है वह अपने विभाग से अनुमति लेकर वह LLB की पढ़ाई को कर सकता है। तो हमारे एक खास फॉलोअर श्री हीरालाल जी प्रजापत, जो हमारे हर फेसबुक और यूट्यूब पोस्ट पर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो, उन्होंने हमारे कमेंट्स में एक न्यूज की कटिंग पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने विभाग की बिना अनुमति से LLB की पढ़ाई की, जिस मामले में उनको सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि LLB एक रेगुलर कोर्स है और यदि पढ़ाई आपको करना चाहते हैं तो आपको अपने विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकारी जॉब में रहते हुए बिना विभाग की अनुमति से आपको LLB की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जो खबर अखबार में प्रकाशित हुई इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं उसको। हमारे एक फॉलोअर अली शेर जी पूछते हैं कि सर साल 2017 में एक व्यक्ति ने मुझे SBBJ का चेक दिया और मुझसे पेमेंट लिया। अब इसमें उसने मुझसे 100 रुपए के स्टाम्प पे लिखा पढ़ी भी की और आज स्थिति ये है कि आज मैं बैंक में चेक डालता हूं तो ये कहा जाता है कि SBBJ बैंक SBI में मर्ज हो गई, आपका चेक रद्दी कागज का टुकड़ा है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। देखिए साल 2017 की बात है, 6 साल बीत चुके हैं, बैंक मर्ज हो चुकी है, न तो आप 138 NI एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं और न ही इस मामले में आपने जो स्टाम्प लिखा उसके आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि वो लिमिटेशन भी निकल गई। आप इस मामले में बैठकर ही सुलह के माध्यम से कोई रास्ता निकाल सकते हैं। कानूनी रूप से नियमानुसार आपके पास कोई विकल्प, कोई रेमेडीज उपलब्ध नहीं है। जी स्वामी पूछते हैं कि सर चेक बाउंस केस में राजीनामा कैसे होता है। देखिए चेक बाउंस का जो केस है उसका मूल उद्देश्य कुल मिलाकर यही है कि जिस व्यक्ति को चेक दिया और अनादृत हो गया उस व्यक्ति को उस राशि का भुगतान हो जाए। इस मामले में आप सीधे ही उस व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं जिसने कि चेक बाउंस का मुकदमा आपके खिलाफ लगाया है। अगर दोनों पक्षों के बीच में राजीनामा हो जाता है, चाहे आपका चेक कितनी भी राशि का लगा हो, आप दोनों में राजीनामा हो जाता है और वह व्यक्ति कोई भी राशि प्राप्त करके राजीनामा करने को तैयार है। इस ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों द्वारा किया गया राजीनामा न्यायालय में पेश करके केस विड्रॉल की अनुमति मांगी जाती है और केस विड्रॉल हो जाता है। चेक बाउंस के केस में मैक्सिमम राजीनामे ही होते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों ही पक्ष जिन्होंने कि पैसा लिया है और पैसा दिया है, दोनों के बीच की मध्यस्थता निर्भर करती है कि दोनों के बीच में जो लेन देन है वो आपस में क्लियर कर ले, केस खत्म। तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया। जी चतुर्वेदी पूछते हैं क्या सर मूल ऋणी की मृत्यु पर लोन में जिसने गारंटी दी उससे वसूली होगी। देखिए लोन दो प्रकार के होते हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। यदि किसी व्यक्ति ने सिक्योर्ड लोन लिया है और यदि उसका इंश्योरेंस कराया हुआ है तो और उसकी डेथ हो जाती है निश्चित समय बाद, तो इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व है कि वह उस लोन राशि का जो शेष रही लोन राशि है उसका भुगतान कर दे। तो वारिसान को NOC मिल जाएगी, सिक्योर्ड लोन के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो मिल जाएंगे। अनसिक्योर्ड लोन के अंदर भी यदि लोन इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व है। लेकिन ऐसी अवस्था में यदि मूल ऋणी की मृत्यु के पश्चात ऋण राशि की वसूली मूल ऋणी उसके परिवारजन से नहीं हो पाती है तो ऐसी अवस्था में गारंटर से वसूली की जा सकती है, क्योंकि गारंटर का दायित्व है कि वह उस राशि का भुगतान येन केन प्रकार करवाए, क्योंकि उसकी गारंटी पर ही बैंक ने ये लोन दिया है। चेक बाउंस के मैटर में कई लोगों के कई तरह के हमें सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन सवाल ये होता है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि सर सामने वाले ने मुझे चेक दिया, वह चेक गलत हस्ताक्षर किए जाने के कारण या फिर अकाउंट बंद होने के कारण या फिर अकाउंट ब्लॉक्ड होने के कारण या फिर खाता निष्क्रिय इनऑपरेटिव होने के कारण बाउंस हो गया। तो ऐसी अवस्था में हम 138 NI एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली लोगों का मानना यह है कि अपर्याप्त निधि, अपर्याप्त कोष या फंड्स इनसफिशिएंट के आधार पर यदि चेक बाउंस होता है तो ही हम 138 NI एक्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये भ्रम गलत है। किसी भी आधार पर यदि आपका चेक बाउंस हुआ है तो आप 138 NI एक्ट की तरफ के अनुसार कार्रवाई कर सकते हो। और व्यक्ति ने गलत इंटेंशन के साथ चेक देकर यदि बैंक खाता बंद करा दिया है, इनऑपरेटिव अकाउंट है और सिग्नेचर मिसमैच किए है तो IPC की धारा 420 के अंतर्गत आप पुलिस कार्रवाई के साथ 138 NI एक्ट का केस भी फाइल कर। कुमार जी कहते हैं कि सर मैंने किसी व्यक्ति से पैसा उधार लिया,
मैंने उसको चेक दिया, मैंने उसको स्टाम्प दिया, अब किसी कारण से मैं उसको अभी राशि का भुगतान नहीं कर पा रहा हूं, तो चूंकि मैंने हस्ताक्षर करके स्टाम्प दिया हुआ है, तो वह व्यक्ति मुझे धमका रहा है कि वह मेरी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करा लेगा। क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। वह आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को उस स्टाम्प के आधार पर अपने नाम नहीं करा सकता है, क्योंकि यदि आप उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देते या कोई डीड अगर आप उसके साथ करते तो वह रजिस्टर्ड होती और उसके लिए आपको सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर उसका पंजीयन कराना होता। अगर इस तरीके से कोई आपने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है तो उसके आधार पर वह आगे की कोई प्रोसीडिंग कर सकता है, लेकिन केवल मात्र स्टाम्प दिए जाने के आधार पर वह आपके किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे नहीं करा सकता है। यह बात जरूर है कि आपने उसे चेक दिया है, वह चेक बाउंस कराकर आपके खिलाफ 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंसिंग का मुकदमा दायर कर सकता है। लोगों द्वारा पूछा जाता है कि सर, जब किसी महिला द्वारा महिला पुलिस थाने में या किसी भी पुलिस थाने में दहेज प्रताड़ना को लेकर यदि कोई रिपोर्ट दी जाती है तो क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है? तो यहां मैं जवाब देना चाहूंगा, जब भी इस मामले में कोई रिपोर्ट पुलिस थाने में जाती है तो चूंकि इस मामले में पहले काउंसलिंग कराई जाती है दोनों पक्षों की यदि काउंसलिंग में विवाद समाप्त हो जाता है तो ठीक है, इस मामले को एप्लीकेशन लेकर परिवाद के स्तर पर ही फैसला कर दिया जाता है। और यदि इनके बीच में कोई समझौता नहीं हो पाता है तो ऐसी अवस्था में एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है और एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद 41A का नोटिस दिया जाता है विपक्षीगण को, अप्रार्थीगण को, उनको उनका जवाब पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है और उनको पुलिस थाने से ही जमानत का लाभ दे दिया जाता है। और जब कोर्ट में चालान पेश किया जाता है तो उनकी उपस्थिति को अनिवार्य किया जाता है और वह कोर्ट में उपस्थित होकर अपने जमानत उछल के पेश करते हैं। तो महिला पुलिस थाने में या पुलिस थाने में इन मामलों में कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें गिरफ्तारी का तनाव नहीं रहता है लगभग इन मामलों में। आप पूछते हैं कि सर, पति पत्नी का तलाक हो गया, तलाक होने के बाद पति ने दूसरी शादी कर ली, अब पहली शादी से जो संतान है क्या उसको पिता की संपत्ति में हक मिलेगा? तो देखिए, यह सवाल स्पष्ट रूप से इसका जवाब देना तुरंत संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि उनका जो पहला तलाक हुआ तो उस तलाक में क्या नियम या शर्तें थी, किस आधार पर हुआ, उसमें बच्चों के और पत्नी के भरण पोषण के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई। किंतु आपको यह बता दूं कि संतान जब तक 18 साल की नहीं हो जाती है, पिता से भरण पोषण और शिक्षा से संबंधित खर्च लेने का अधिकार सुरक्षित है। और रही बात संपत्ति की, तो पिता की जो स्वार्जित संपत्ति है उसमें बेटा क्लेम नहीं कर सकता है, वो पिता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उन्हें दे या नहीं। पिता के निर्वसियत से अगर मृत्यु हो जाती है बिना वसीयत किए तो ऐसी अवस्था में जो संतान है उसका अधिकार उस प्रॉपर्टी पर होगा। हाँ, भविष्य प्रॉपर्टी जो है विरासत से प्राप्त की गई उस संपत्ति में उनका अधिकार होगा, लेकिन इससे पहले सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जब दोनों के बीच में जो तलाक हुआ उस तलाक में क्या नियम और शर्तें निर्धारित की गई थी यह आवश्यक